फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आई एम होपिंग कि आप स्वस्थ होंगे एंड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स को नहीं सुना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक हम लोग एंग्लो सेक्शन एंड एंग्लो नॉर्मन एज को कवर कर चुके हैं। आज हम एज ऑफ चौसर को कवर करेंगे। एज ऑफ चौसर को हम अर्ली मॉडर्न एज पीरियड भी कह सकते हैं, जो 1340 से 1400 तक माना जाता है। आपको कुछ बुक्स में 1343 से 1450 तक का भी मिल जाएगा लिखा हुआ, जो कि सही है। तो एजिस का जो डिस्क्रिप्शन है वो कई बार एग्जैक्ट नहीं होता। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 3 राजा इस टाइम पर हुए, एडवर्ड 3, रिचर्ड 2 एंड हेनरी 4। इस टाइम पर जो डायनेस्टी थी उसको हम बोलते हैं प्लांटेजेनेट। प्लांटेजेनेट डायनेस्टी के अंडर जो हैं 2 राजा आते हैं, एडवर्ड 3 एंड रिचर्ड 2। ठीक है। सो इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, एडवर्ड 3 के टाइम पर फ्रांस के साथ वॉर हो रही थी, जिसको हम 100 ईयर्स वॉर कहते हैं, क्योंकि एडवर्ड 3 ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया था। और इसी टाइम पे ब्लैक डेथ क्या है, एक प्लेग है, वो जो है चल रही थी। इन सारी टर्म्स को, ब्लैक डेथ को, 100 ईयर्स वॉर, इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रिचर्ड 2 की बात करें तो रिचर्ड 2 के टाइम पीरियड पर क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था जिसको हम पीजेंट्स रिवोल्ट कहते हैं। और हेनरी 4 की बात करें तो हेनरी 4 हाउस ऑफ लेंसेस्टर से हैं। ये प्लांटेजेनेट डायनेस्टी से नहीं है, इनके बाद प्लांटेजेनेट डायनेस्टी खत्म हो गई थी। ये हाउस ऑफ लेंसेस्टर से हैं, पहले राजा हैं उस डायनेस्टी के। हेनरी 4 का ही जिक्र हमें शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज में मिलता है, जो हम हेनरी 4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है। सो पॉलिटिकल इवेंट्स को अगर हम डिटेल में देखें तो 100 ईयर्स वॉर क्या है। 100 ईयर्स वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, वैसे तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पहले से ही कन्फ्लिक्ट थे, एंग्लो नॉर्मन पीरियड से ही बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे थे और उसके रीजंस भी बहुत सारे थे, लैंड हो गया, पावर हो गई। बट जब हेनरी 4 ने अपने आप को राजा घोषित किया, उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। तो 100 ईयर्स वॉर का मतलब ये नहीं है कि 100 साल तक लगातार वॉर चल रही थी। इसका मतलब है कि जैसे कुछ साल लड़ाई हुई, 5 साल 6 साल लड़ाई चली, फिर रुक गई, फिर 5 साल 6 साल 3 साल ऐसे लड़ाई चली। तो इस तरह से 100 साल तक हमेशा फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई चलती जा रही थी। इसको हम कहते हैं 100 ईयर्स वॉर। 100 ईयर्स वॉर के कारण क्या हो रहा था, अभी तक जो इंग्लैंड है वो फ्रांस के अंडर था। फ्रांस से जब वो फ्री हो भी गया था तब भी साइकोलॉजिकली फ्रांस का इम्पैक्ट हमें इंग्लैंड के ऊपर दिख रहा था। बट धीरे धीरे इंग्लैंड ने खुद को फ्रांस के इन्फ्लुएंस से अलग किया, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी। ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो है फ्रांस के पॉलिटिकल टाइज से अलग हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स आपको पता होना चाहिए वो है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ क्या है? ब्लैक डेथ एक तरह का प्लेग है जो 1348 में फैला था इंग्लैंड में। एंड इतना भयानक, इतना बुरा ये प्लेग था कि इसने 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। लोग जो हैं वो इतने वो हो गए थे, परेशान हो गए थे कि उनका चर्च से भी विश्वास उठने लगा था। उन्हें लगा था कि कोई उनको बचा नहीं सकता। सो ब्लैक डेथ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ये एक प्लेग है। इसके अलावा रिबेलियन ऑफ वॉट टेलर, या फिर हम इसको पीजेंट्स रिवॉल्ट भी कहते हैं। जब 100 ईयर्स की वॉर चल रही है, ब्लैक डेथ आ गई है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। और अपने पैसे को कवर अप करने के लिए एडवर्ड 3 ने क्या किया, पोल टैक्स लागू कर दिया। पोल टैक्स क्या है, यानी कि 15 साल से ऊपर के हर किसान को टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, किसान काफी परेशान हो गए, क्योंकि उन लोगों की लाइफ में भी तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ब्लैक डेथ तो उनको भी परेशान कर रहा है। ठीक है। सो एक अनरेस्ट की सिचुएशन हुई। अनरेस्ट की सिचुएशन से भी कुछ नहीं हुआ, बट एडवर्ड 2 के बाद जब रिचर्ड 2 आए, एडवर्ड 3 के बाद जब रिचर्ड 2 आए, तो रिचर्ड 2 ने क्या किया, उन्होंने इस टैक्स को और 3 गुना बढ़ा दिया। 3 गुना बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, सपोज एक लैंड के ऊपर 4 भाइयों का हिस्सा है, चारों भाइयों को वो टैक्स अलग अलग देना पड़ता था।
इसकी वजह से तो लोग बिल्कुल ही परेशान हो गए, और फिर हुआ रिवोल्ट, जिसको हम कहते हैं पीजेंट्स रिवोल्ट। ये रिवोल्ट हुआ था वैट टेलर नाम के एक इंसान की लीडरशिप के अंडर। सो वैट टेलर ने लोगों को बोला कि हमें ये सारे जो जुल्म है सहने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने अपनी बहुत सारी, किसानों ने अपनी बहुत सारी मांगे जो है राजा के सामने रखी। अब उनमें से रिचर्ड टू ने कुछ मांगे मानी, और नहीं मानी तो फिर लोगों ने बोला, किसानों ने बोला कि हम रिवोल्ट करेंगे। तो रिचर्ड टू ने अपना फिर बहुत बुरा रूप दिखाया, उसने 150 लोगों को फांसी चढ़ा दिया। और जो किसानों का लीडर था वैट टेलर, उसकी गर्दन काट के लंदन ब्रिज पे लटका दी, ताकि कोई भी इस तरह की चीज आगे ना करे। अब ये सारा इंसिडेंस हमें बताता है कि रिचर्ड टू कितना क्रूअल राजा था। ये पॉलिटिकल इवेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, 3 से 4 हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो था इस एज का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट इस एज का अगर हम लिटरेचर देखें तो लिटरेचर में 4 मेजर ऑथर्स हैं जिनको हमें डिटेल में करना है। सबसे पहले हैं जॉफरी चौसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। सेकंड है जॉन वाइक्लिफ, जिनको हम फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहते हैं। थर्ड है विलियम लैगलैंड, एंड फोर्थ है जॉन गोवर। जॉन गोवर की एक स्पेशल बात है कि वो 3 लैंग्वेजेस में लिखते हैं। वो लेटिन में भी लिख सकते हैं, फ्रेंच में भी लिख सकते हैं, एंड इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है। सो इन ऑथर्स को हम और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो ऑथर हैं वो है जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर के नाम पर ही इस एज का नाम पड़ा है। इनकी बर्थ एंड डेथ इंपॉर्टेंट है। 1343 में इनका बर्थ हुआ था, 1400 में इनकी डेथ हुई थी। अब ये एक ऑथर भी हैं, पोइट भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, एंड इनको हम फादर ऑफ पोइट्री भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने सबसे पहले लिटरेचर बहुत अच्छे से लिखना शुरू किया था, इसके बाद ही इंग्लिश लैंग्वेज पॉपुलर हुई थी। सो इस टाइम के ऑथर्स को इंग्लिश का फ्यूचर नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम तक क्या हो रहा था, फ्रेंच और लेटिन लैंग्वेज में ही लिखा जा रहा था। बट इन्होंने फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, एंड इसीलिए आगे आने वाले बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे ऑथर्स और सब लोग इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक अच्छा रूप दिया, और बहुत सारी वर्क्स उन्होंने इसमें लिखे। ये एक ब्यूरोक्रेट भी थे, डिप्लोमेट भी थे। इसी वजह से इनको बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस पर बाहर भेजा जाता था। तो ये इटली में भी रहे हैं, फ्रांस में भी रहे हैं। वहां पे जाके जब इन्होंने उधर का लिटरेचर देखा तो इनके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस रहा, जो कि हमें इनके वर्क्स में भी देखने को मिलता है। सो मेजर इन्फ्लुएंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेजर इन्फ्लुएंस चौसर के ऊपर किसका है। सो मेजर इन्फ्लुएंस इटली के डेंटे एंड बुकासियो का है, और फ्रांस के फ्रोइजार्ट का है। ठीक है, तो ये नेम्स आप याद रख सकते हैं। आगे जब हम वर्क्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से वर्क के ऊपर कौन से ऑथर का और कौन से ऑथर के कौन से वर्क का इन्फ्लुएंस चौसर के ऊपर पड़ा। इनके एज को, इनके लाइफ टाइम को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली, मिडिल एंड लास्ट पीरियड। अब अर्ली पीरियड जो है इनका फ्रेंच पीरियड है। इसका क्या मतलब है, इनकी राइटिंग्स के ऊपर फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इसको फ्रेंच पीरियड कहते हैं। सेकेंड जो पीरियड है, मिडिल पीरियड, उसको हम इटालियन पीरियड कहते हैं, एंड लास्ट पीरियड है जिसको हम इंग्लिश पीरियड कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, बट आज हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो वर्क्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले वर्क है रोमन डेला रोज। रोमन डेला रोज एक फ्रेंच एलिगोरिकल पोयम है, जिसको हम रोमाउंट ऑफ द रोज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये बेसिकली एक ट्रांसलेशन है, जिसमें कि नरेटर को गॉड ऑफ लव मिलते हैं, और वो उसको सलाह देते हैं कि कैसे वो अपने बिलवेड का फेवर गेन कर सकता है। जो लवर है वो कैसे अपनी बिलवेड का प्यार पा सकता है। यहाँ पर जो बिलवेड का लव है उसको कंपेयर किया गया है रोज से। इससे बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इतना भी आप कर लोगे तो हमारे लिए काफी है। द बुक ऑफ द डचेस इनका सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम डेथ ऑफ ब्लेंचे कहते हैं। ये इन्होंने लिखा था जॉन ऑफ गाउंट, जो इनके साडू भी हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर। उनकी वाइफ के डेथ के ऊपर ये लिखने के लिए उन्होंने इनसे कहा था। अब साडू का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा। साडू का मतलब होता है कि जो
चौसर की वाइफ की सिस्टर के हस्बैंड हैं, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि उनकी वाइफ के डेथ के ऊपर वो इस पोएम को लिखें। ये पोएम ओट्टावा राइमा में लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है। जिसमें एक स्टेंजा में 8 लाइन्स होती हैं। वैसे तो ओटावा राइमा शुरू किया था इटली के ऑथर बोकासियो ने, बट चौसर ने भी इसको काफी आगे तक लिया, लेके गए वो, उन्होंने इस बुक में इसको यूज किया। इसके अलावा चौसर ने भी बहुत सारी चीजें इन्वेंट की हैं। अगर हम इसकी बात करें, मीटर की बात करें, तो वो हम आगे देखेंगे आगे आने वाले वर्क्स में कि उन्होंने क्या क्या शुरू किया है। थर्ड वर्क है इनका द हाउस ऑफ द फेम। द हाउस ऑफ द फेम में लगभग 2000 लाइनों की ये पोयम है, और 3 बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये एक ड्रीम विजन है। ड्रीम विजन का मतलब क्या होता है कि नरेटर को एक सपना आता है और वो अपने सपने में उसने क्या देखा उसको नरेट करता है। सो इस पीरियड में और इस पीरियड के बाद में हमें बहुत सारे ड्रीम विजन वाले वर्क्स मिलेंगे। इस बुक को इन्होंने लिखा था ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में। इसमें नरेटर जो है वो बताता है कि 10 दिसंबर को उसको एक सपना आया, जिसमें कि वो सपने में कहीं पे जा रहा है एंड वो एक ग्लास के बने हुए टेम्पल में पहुंचता है, जहाँ पे उसे बहुत सुंदर सुंदर आर्ट्स दिखाई देती हैं। आप चाहें तो इसकी एक शॉर्ट समरी पढ़ सकते हैं। जनरली एक ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको बता देती हूँ जहाँ से आप समरीज को पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारे पास इतनी सारी बुक्स हैं बट ये एनटीए क्वेश्चन सेट कहाँ से करता है, कहाँ से ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा है, मोस्टली विकीपीडिया से आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि विकीपीडिया में ना सिर्फ समरी होती है ऑथर की भी और उस वर्क की भी अगली पिछली बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने शुरू में और एंड में दी होती हैं। तो आप इन समरीज को विकीपीडिया से भी पढ़ सकते हैं। मेजर मेजर पॉइंट्स तो मैं आपके यहाँ पे कवर कर ही रही हूँ। नेक्स्ट वर्क है ट्रॉयलस एंड क्रिसीड। अब ट्रॉयलस एंड क्रिसीड आपने पहले भी सुना होगा। ट्रॉयलस एंड क्रिसीड सेम नाम से शेक्सपियर ने भी एक प्ले लिखा है, बट ये एक प्ले नहीं है, ये एक एपिक पोएम है। ठीक है, तो इसकी समरी आप देख लेना, क्योंकि दोनों ही ऑथर्स ने सेम ही स्टोरी को यूज किया है। चौसर ने अपने एपिक पोएम में एंड शेक्सपियर ने अपने प्ले में। ये ट्रॉय के वॉर के टाइम की कहानी है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में ट्रॉय वॉर चल रही है, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड की लव स्टोरी है। एंड क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं रोम से लिए गए हैं, रोमन लिटरेचर से लिए गए हैं, तो इस पोएम को हम मैटर ऑफ रोम के अंडर रखते हैं। इस वर्क में चौसर ने राइम रॉयल को इन्वेंट किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बार राइम रॉयल को इन्होंने लिखा था, उसके बाद बहुत सारे ऑथर्स ने इसको यूज़ किया। इसमें 7 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है एंड बाद में इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में भी इसको यूज़ किया है। इसकी भी समरी आपको पढ़नी है, ये आप नोट करते चलो साथ साथ। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये एक फेमिनिस्टिक वर्क है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसको हम कह सकते हैं कि थर्ड लॉन्गेस्ट पोएम है। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट पोएम और सेकंड लॉन्गेस्ट पोएम कौन सी है? कैंटरबरी टेल्स एंड ट्रॉयलस एंड क्रिसीड के बाद ये थर्ड लॉन्गेस्ट पोएम मानी जाती है चौसर की। इसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट्स को यूज़ किया था। हीरोइक कपलेट्स को पहली बार इन्वेंट किया था, जिसको बाद में चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में भी यूज़ किया है एंड उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुए थे। ये विधा भी बहुत पॉपुलर हुई थी। चौसर ने इसमें एक प्रोलोग भी लिखा है, और प्रोलोग में वो बताते हैं कि अगेन ये एक ड्रीम विजन है कि मैं एक दिन सोया हुआ था एंड गॉड ऑफ लव जो हैं वो इनके पास आते हैं एंड इनको बहुत डांट लगाते हैं। क्यों डांट लगाते हैं? क्योंकि इन्होंने विमेन को बहुत ही बुरी लाइट में दिखाया है। जैसे ट्रॉयलस एंड क्रिसीड जैसे वर्क्स में, कैंटरबरी टेल्स में विमेन को इन्होंने बहुत बुरी लाइट में दिखाया। तो उसी चीज के लिए गॉड ने इनको डांटा एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा वर्क लिखूंगा जिसमें जितनी भी वर्चुअस विमेन हैं, जितनी भी वर्चुअस विमेन्स की स्टोरियां हैं, उन स्टोरीज हैं, उनको मैं इस बुक में डालूंगा। इन्होंने इस बुक में 9 वर्चुअस विमेन की स्टोरीज ली हैं, जो स्ट्रांग थी, लॉयल थी, जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई है, माता सीता है। ऐसी ही विमेन की स्टोरीज इन्होंने ढूंढी और इसमें डाला। ये बुक वो कंप्लीट नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन जो है एनटीए कई बार पूछ लेता है किसी भी वर्क के लिए, वो ये पूछ लेता है कि क्या ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा वर्क जो है कंप्लीट है। जैसे कैंटरबरी टेल्स भी एक इनकम्प्लीट वर्क है।
नेक्स्ट वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स। फाउल्स का मतलब यहाँ पर है बर्ड्स, ठीक है। फाउल्स का मतलब आपको याद रखना है, ये 699 लाइन्स की एक पोएम है जिसमें अगेन राइम रोयल को इन्होंने यूज किया है। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स हो रही है जिसमें सेंट वैलेंटाइंस डे, जो वैलेंटाइंस डे आज हम मनाते हैं, तो सेंट वैलेंटाइंस डे के दिन बहुत सारे पक्षी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वो अपने सोलमेट्स को ढूंढने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो वर्क है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। इसकी आपको एक एक डिटेल करनी है। मैक्सिमम जो चौसर से क्वेश्चन आते हैं वो कैंटरबरी टेल से आते हैं। कैंटरबरी टेल्स लिखी कैसे गई? कैंटरबरी टेल्स इन्होंने अपने इटालियन पीरियड में लिखी। जब ये इटली में गए थे अपने डिप्लोमेटिक मिशन में, वहां पर इन्होंने बोकासियो को पढ़ा, बोकासियो का भी डिकैमरन पढ़ा। अब डिकैमरन क्या है? डिकैमरन एक 100 स्टोरीज की बुक है। जब इन्होंने बुक पढ़ी तो इन्होंने सोचा कि मैं भी इतना ही कुछ महान लिखूंगा, और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं कैंटरबरी टेल्स लिखूंगा, ठीक है। सो इस बुक में कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने प्लान किया था 120 स्टोरीज, बट इनकी डेथ जल्दी हो गई तो ये सिर्फ 23 स्टोरीज ही कंप्लीट कर पाए। वो 23 स्टोरीज 17,000 लाइन्स में है, तो लिखा तो इन्होंने बहुत कुछ है, बट फिर भी अधूरा रह गया। और ये कहानी जो शुरू होती है अप्रैल मंथ में शुरू होती है, जैसे टी.एस. एलियट ने लिखा है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। यहीं से रेफरेंस लिया है। चौसर के लिए क्रूएलेस्ट मंथ नहीं है, चौसर के लिए है अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ। तो अप्रैल का महीना है, बहुत सारे पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कौन होते हैं? जो धर्म यात्राओं पर जाते हैं, जैसे हम लोग किसी देवी के दर्शन करने जाएं, है ना, तो इसी तरह से ये लोग एक पिलग्रिमेज के ऊपर जा रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? कैंटरबरी। कैंटरबरी में भी वो थॉमस बैकेट की श्राइन के ऊपर जो है उसके दर्शन करने जा रहे हैं। अब थॉमस बैकेट कौन है? मैंने आपको पिछली एज में बताया था। थॉमस बैकेट एक संत हैं, एक रिलीजियस क्लर्जी थे जिनका जो है डिस्प्यूट हो गया था किंग के साथ, एंड किंग के लोगों ने उसे मरवा दिया था। बट पोप अलेक्जेंडर 3 ने इनको संत घोषित कर दिया था, तो ये सेंट हो गए, लोग इनके दर्शन करने जाते हैं। तो ये जो पिलग्रिम्स हैं कैंटरबरी टेल्स के, ये लोग भी इसी श्राइन के दर्शन करने जाते हैं, बट क्योंकि रास्ता लंबा है तो रास्ते में ये साउथ वॉक नाम की एक जगह पर रुकते हैं, जिसमें जिस होटल में ये रुकते हैं उसका नाम है टाबार्ड इन। सो पहले सराय होती थी, इन होती थी, INN इन, तो वहां पे ये रुकते हैं। और उस सराय का जो होस्ट है उसका नाम है हैरी वैली। पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था कि उस सराय के होस्ट का क्या नाम है, बट आजकल ये कम हो गया है क्वेश्चन आना। सो आपको ये याद रखना है, हैरी बेले जो हैं उस इनके होस्ट हैं, ये भी इनको ज्वाइन करेंगे कैंटरबरी टेल्स में। तो इतने लंबे सफर पे जाने के लिए हैरी बेली एक सजेशन देते हैं सब लोगों को। वो कहते हैं कि हम अपने सफर को एंटरटेनिंग बनाने के लिए काम कर सकते हैं कि हर कोई जाते हुए 2 कहानियां सुनाएगा एंड आते हुए 2 कहानियां सुनाएगा। तो इस तरह से हर जो पिलग्रिम है वो 4 कहानियां सुनाएगा। टोटल कितने पिलग्रिम्स हैं, कितने लोग यात्रा पे जा रहे हैं? 30, ठीक है। तो 4 कहानियों के हिसाब से 120 स्टोरीज हो गई। तो वो कहते हैं कि इससे हमारी कहानियों का जो हमारा सफर है वो भी अच्छा कटेगा एंड हमें एंटरटेनिंग भी लगेगा। और इसका रिवॉर्ड क्या होगा? तो वो कहते हैं कि जो भी जिसकी भी कहानी सबसे अच्छी होगी उसको हम बाद में एक फ्री डिनर कराएंगे सारे लोगों की तरफ से, खुद की तरफ से नहीं, सारे लोगों की तरफ से। जो चौसर है वो इसमें ऑथर तो हैं ही, एक कैरेक्टर भी हैं, ठीक है। और चौसर ने अपने आप को मिला के 120 स्टोरी सोची थी, बट 23 ही वो कंप्लीट कर पाए। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? हर सोशल सेटअप से चौसर ने कैरेक्टर्स को लिया है, चाहे वो अपर क्लास है, चाहे वो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो कहानी है वो एक नाइट है। नाइट कौन होते हैं? शूरवीर योद्धा, वो सुनाते हैं। सो हर क्लास के लोगों को यहाँ पे लाने का मतलब ये है कि वो उस टाइम के सोशल सेटअप के बारे में बता रहे हैं। अब ये तो बहुत सारी स्टोरीज हैं 23। आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ, आपको उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आप एक अलग से इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं।
ठीक है। बाकी ये सारे कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप इसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इनके फिजिकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा जाता है जनरली। सो ये सारे कैरेक्टर्स का जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है वो चौसर के कैंटरबरी टेल्स के प्रोलोग में मिलता है। तो प्रोलोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको प्रोलोग का मतलब नहीं पता है तो किसी भी बुक के शुरू में जो डॉक्यूमेंट ऐड किया जाता है उसको हम प्रोलोग कहते हैं, लास्ट में जो ऐड किया जाता है उसको एपिलोग कहते हैं। सो इसमें एक प्रोलोग है जिसमें सारे कैरेक्टर्स का फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उनका नेचर कैसा है, उन्होंने किस तरह की कहानियां सुनाई हैं, वो सारा कुछ हमें प्रोलोग में मिलता है। यहाँ पे चौसर का जो है सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं विलियम लैगलैंड। विलियम लैगलैंड चौसर की तरह अमीर नहीं थे, कोई कोर्ट पोएट नहीं थे, वो एक पुअर क्लर्क थे और इनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं मिली हैं। बस इतना पता है कि ये मालबर्न हिल्स में पैदा हुए थे, जो कि वॉर्सेस्टरशायर नाम की जगह पर है। उन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, हमें उनके जो मेन 2 वर्क्स करने हैं वो हैं पायर्स प्लोमैन एंड रिचर्ड द रेडलेस। ठीक है, रिचर्ड द रेडलेस का मतलब होता है रिचर्ड विदाउट काउंसल्स। इनको थियोलॉजी की माना जाता है कि अच्छी नॉलेज थी। थियोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम गॉड के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम थियोलॉजी कहते हैं। तो इनका जो मेन वर्क है जिसकी समरी हमें पढ़नी चाहिए वो है पायर्स प्लोमैन। ये 2 पार्ट्स में है एंड इसको अनराइम्ड, जिसमें कि लास्ट की लाइंस राइम ना करें, अलिटरेटिव वर्ड्स में इसको लिखा गया है। ये जो पोएम है 20 सेक्शंस में डिवाइड की गई है, जिसको कि लेटिन, जो सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं उनको हम स्टेप्स भी कह सकते हैं। जो स्टेप्स हैं उनको लेटिन लैंग्वेज में पासी कहा गया है। ठीक है, PASSI पासी। सो जिसका प्लूरल है पैसेस। तो जो स्टेप्स हैं, जो सेक्शंस हैं, उनको हम पासी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इसमें नरेटर है उसने ये 20 सेक्शंस को 8 विजन्स में कवर किया है, यानी कि उसको 8 बार डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स आते हैं, जिसमें उसे क्या दिखता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट जगहें दिखती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसको लेसन्स मिलते हैं, और हर ड्रीम उसको एक क्रिश्चियन वैल्यू सिखाता है कि एक क्रिश्चियन को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, एक क्रिश्चियन की लाइफ का क्या मकसद है। ठीक है, सो बेसिकली ये सटायर है क्लर्जी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, लोगों के अंदर जो ग्रीड भरी हुई है उसके ऊपर ये एक सटायर है। इसका जो मेन लीड कैरेक्टर है वो है विल। विल जो है वो सो जाता है एंड उसको एक सपना आता है। सपने में उसको एक टावर दिखता है जो गॉड या फिर ट्रूथ का प्रतीक है, एंड उसी टावर के अपोजिट उसको एक वैली दिखती है। ठीक है, वैली किस चीज का प्रतीक है, हेल का प्रतीक है। तो दोनों ही चीजें उसको दिखती हैं। इसके अलावा जो पूरी बुक में विल को बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे थॉट, लेडी मैडे, पायर्स द प्लोमैन, डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स के नेम्स हैं ये सिंबल्स हैं। जो भी नाम जो है जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस चीज का सिंबल है। जैसे विल, विल का मतलब होता है किसी की इच्छा। सो जो विल है वो क्रिश्चियन इंसान की इच्छा को सिंबलाइज करता है। तो इसकी समरी आप देख लेना, विकिपीडिया से पढ़ लेना। नेक्स्ट ऑथर हैं हमारे जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। ये ऑथर बहुत महान है। इन्होंने इतना कुछ अपनी लाइफ में किया है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये स्कॉलर भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, थियोलॉजियन भी हैं। थियोलॉजियन कौन होता है, जो भगवान के बारे में पढ़े, उनके बारे में जाने। प्रीस्ट भी ये रह चुके थे, रिफॉर्मर भी हैं, इन्होंने बाइबल को भी ट्रांसलेट किया है। इसके अलावा इनको हम प्रोटेस्टेंट रिलीजन का प्रेडिसेसर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो कैथोलिक्स की तरह कट्टर नहीं होते थे, एंड वो ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते थे, तर्क के ऊपर सोचते थे। ठीक है, सो इतनी सारी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में की हैं। जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा माने जाते हैं वो है इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था कॉमन लोगों के लिए। अब जब ये देख रहे थे कि चर्च में इतना ज्यादा करप्शन हो गया है, सो उन चीज़ों को लोगों को बताने के लिए, उन क्लर्जी की जो गलतियां हैं, गलत तौर तरीके हैं, उनके ऊपर सवाल उठाने के लिए उन्होंने ये काम किया। क्या काम किया, उन्होंने कहा कि क्लर्क जो है, सॉरी, क्लर्जीज जो हैं वो गलत कैसे कर रहे हैं,
वो लोगों को क्योंकि बाइबल पढ़नी नहीं आती है, क्योंकि वो लैटिन लैंग्वेज में होती है, तो वो उसका कुछ भी मतलब उनको बता देते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों का पागल बना रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाइबल को ही ट्रांसलेट कर दूं और उसको घर घर पहुंचा दूं, हर किसी को बाइबल का मतलब समझ में आए, तो कोई भी उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकेगा। सो एक रेवोल्यूशनरी चेंज इन्होंने रिलीजन में लेके आए ये, और प्रोज में भी इनका नाम काउंट होता है, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी इनको कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वलगेट की जो बाइबल है, वलगेट की बाइबल लैटिन लैंग्वेज में है, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज में। अब उस टाइम पे ना तो टाइपराइटर्स होते थे, ना प्रिंटिंग प्रेस होती थी, तो हाथ से इन्होंने ट्रांसलेट किया एंड बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाए और लोगों तक पहुंचाए। बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो किया, क्योंकि स्कॉलर भी थे, प्रोफेसर भी थे, पढ़ाते भी थे, तो जो इनके स्टूडेंट्स थे, इनके फॉलोअर्स थे, वो इनके साथ ही इस काम में इनकी हेल्प कर रहे थे। बट उनका बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाकर उनका नाम रख दिया लोलार्ड्स। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर हैं जॉन गोवर। जॉन गोवर भी एक अमीर, हम कह सकते हैं कि पोइट हैं, चौसर की तरह भी वो भी कोर्टली पोइट हैं। एंड बहुत लंबे टाइम तक इनकी दोस्ती रही चौसर के साथ, बट बाद में कुछ टॉपिक्स के ऊपर इनके जो हैं विचार नहीं मिले, मतभेद हो गए, जिससे इनकी दोस्ती ज़्यादा लंबी मतलब नहीं चली। चौसर ने जो ट्राइलस एंड क्रेसीड है उसका एक पार्ट भी गोवर को डेडिकेट किया है, तो इससे भी हम इनकी दोस्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चौसर ने उनको मॉरल गोवर कह के बुलाया, ठीक है, तो एक निक नेम उन्होंने रखा हुआ था। ये तो इन दोनों की दोस्ती की बात हुई। अब इनकी जो खास बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में इन्होंने अपने वर्क्स को लिखा है। तीनों लैंग्वेजेस में ये महान थे, मतलब एक्सपर्ट थे। फर्स्ट 3 वर्क्स हम इनके देखेंगे। फर्स्ट है मिरर दे ल्यूम एंड वोक्स कैलामेंटिस एंड कन्फेसियोमेंटिस। इन्होंने भी चौसर की तरह बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, बट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर इन 3 वर्क्स को भी करके जाते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिरर दे ल्यूम की बात अगर हम करें, एक फ्रेंच पोएम है जिसका मतलब है मिरर ऑफ मैनकाइंड। इसको एम्बिक ऑक्टोसिलेबिक मीटर में इसको लिखा गया है। अब इसमें होता क्या है, डेविल एंड सिन मिलके 7 बच्चों को पैदा करते हैं, प्राइड, एनवी, आयर, स्लूथ। ठीक है, सो ये सारे जो इनकी बेटियां हैं डेविल एंड सिन की, ये धरती पे जाते हैं और ये लोगों को परेशान करते हैं। जो धरती पे रह रही हैं अच्छी चीजें, वो है रीजन एंड कॉन्साइंस। अब वो दोनों मिलके इन 7 को नहीं हरा पा रहे हैं, तो वो गॉड के पास जाते हैं। गॉड उनकी हेल्प करने के लिए क्या करता है, 7 वर्च्यूज को धरती पे भेजते हैं। 7 वर्च्यूज जो हैं क्रिश्चियनिटी में बहुत फेमस हैं, आपको पता होनी चाहिए, आप गूगल से इसको सर्च करना 7 वर्च्यूज कौन से हैं। और 7 वर्च्यूज जो हैं वो डेविल की इन फोर्सेस को अपोज करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्ट सटायर है जो बुराइयां धरती पर थी या हैं, और कैसे जो करप्शन है, चर्च में जो करप्शन है, उन सारी चीज़ों के बारे में ये बुक जो है बात करती है। नेक्स्ट वर्क है वोक्स कैलामेंटिस। ये लैटिन लैंग्वेज में है। लैटिन लैंग्वेज से अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, इसका मतलब है द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। 7 बुक्स में है। 7 बुक्स में भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, और हर चैप्टर के साथ एक प्रोज ऐड किया है, जिसमें उस चैप्टर की समरी प्रोज फॉर्म में बताई है। आगे पोइट्री है, बट शुरू में एक प्रोज सेक्शन उन्होंने ऐड कर दिया है हर बुक के साथ। ठीक है, बट 7 में से 3 बुक्स के साथ इन्होंने प्रोलोग भी ऐड किया है। 7 बुक्स के साथ नहीं है, 3 बुक्स के साथ इन्होंने प्रोलोग को ऐड किया है। फर्स्ट जो बुक है अगेन वो ड्रीम विजन है। ड्रीम विजन का सिलसिला इस पूरी एज में चला। इसमें हमें 1381 के पीजेंट रिवोल्ट की भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। पीजेंट रिवोल्ट के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, और उस टाइम की सोसाइटी में जो फीडल सिस्टम था और जो भी कंडीशन थी उस सोसाइटी की, वो भी इन्होंने एक्सप्लेन की है। लास्ट वर्क है कन्फेसियो मैंटिस। ये इंग्लिश में है। 33,000 लाइन्स का ये एक बड़ा वर्क है, जिसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा था। ये जो वर्क है रिचर्ड टू के कहने से इन्होंने लिखा था, उनकी रिक्वेस्ट पर लिखा था। 8 बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है, एंड इसमें बहुत सारी टेल्स हैं लव की।
इसका जो मेन सोर्स है वो है ओविड का मेटामॉर्फोसिस, ये आपको पता होना चाहिए, ओविड का मेटामॉर्फोसिस। अब ये ओविड कौन है, बार बार इनका नाम हमें मिलता है। ओविड एक रोमन पोइट है जो किंग ऑगस्टस के टाइम पर लिखा करते थे, एंड इनके कंटेम्प्ररी ऑथर्स के बारे में भी हमें बहुत बार बार नाम आएगा। वर्जिल एंड होरेस इनके कंटेम्प्ररी पोइट थे, यानी कि वर्जिल एंड होरेस के टाइम पे ही ये लिख रहे थे। यहाँ पे जो हमारा एज ऑफ चौसर का चैप्टर खत्म होता है। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर की हैं, इनको आपको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट वर्क्स की समरीज आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेट और सेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इस लेक्चर में उनको ऐड नहीं किया है, तो आप इनको रिवाइज करके आना, मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Kindly like, share and subscribe. Do let us know in comments how you are liking this series, and thank you so much once again.